हाँ, नमस्कार। आज प्रोटिस्ट फोरम में हम लोगों के साथ आज बहुत दिनों बाद हमारे प्रोटिस्ट फोरम के प्रेसिडेंट निरंजन कुमार जी हैं। तो मैं निरंजन कुमार जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। और निरंजन दादा, अभी जो सिचुएशन चल रहा है, हमारे जो ग्लोबल सिनेरियो है, जिसमें कि आपने देखा कि हर जगह यूक्रेन वाली स्थिति क्रिएट हो रही है, फिर उसके बाद वारिंग सिचुएशन पर है पूरा दुनिया, और फिर उसके बाद हमारा इजराइल वाला और ईरान का जो हुआ, जिसके कारण हमारे देश में ऑयल की क्राइसिस हुई। और इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे देश में जो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सारा स्थिति को देखते हुए आप थोड़ा कैमरा में आइए निरंजन दत्त, थोड़ा लेफ्ट। हाँ, हमारे ठीक है। अब हाँ, हाँ, आगे आगे। तो ये सारी स्थिति को देखते हुए मैं निरंजन दादा से अनुरोध करूंगा, निरंजन कुमार जी से, कि वो अपना क्या व्यूज है, आपका प्रोटिस्ट व्यूज आज के सिनेरियो में, जो ग्लोबल हमारा ग्लोबल कैपिटलिज्म का जो मोनोपोली चल रहा है, और उसमें इंडिया के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज की जो क्राइसिस चल रही है, उसमें आपका क्या ओपिनियन है, निरंजन दादा? हम्म, नमस्कार। एक एक शब्द का अभी उपयोग किया गया, ग्लोबल कैपिटलिज्म। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, ग्लोबल कैपिटलिज्म। देखिए, ये जो गल्फ है, गल्फ में गल्फ में जो तेल निकलता है, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं। सऊदी अरब है, यूएई है, बहरीन है, कुवैत है, इराक है। तो और इनका जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओपेक है। इनका इनके साथ 70 के दशक में ही वो किसिंजर एक यूएस के राष्ट्रपति हुए। उन्होंने पैक्ट किया कि तुम लोग जो भी ऑयल का ट्रेड करोगे, तेल का ट्रेड करोगे, ऑयल एंड गैस का, वो ट्रेड सिर्फ डॉलर में होगा। जो भी जिससे भी तेल तुम बेचोगे, तुम उससे डॉलर लोगे, और वो डॉलर लोगे, और उसके बदले में हम तुमको जो है सुरक्षा देंगे। तुमको हथियार देंगे और तरह तरह का सामान तुम हमसे ले लेना, और पता नहीं क्या करोगे नहीं करोगे। वो डॉलर तुम हमको देना, हम तुमको कुछ फला फला चीज देंगे तुमको। तो क्या हुआ? दुनिया, ये जो गल्फ से जितना एनर्जी का ट्रेड कर रही थी, जो तेल ले रही थी, वो सब डॉलर में ट्रेड करने को बाधित हुई। और डॉलर जो है एक इंटरनेशनल करेंसी के रूप में स्थापित हुआ। साथ में ये जो डॉलर है, डॉलर के कारण अमेरिका का एक हेजेमोनी वर्ल्ड में स्थापित हुआ। उसकी करेंसी है डॉलर। तो वर्ल्ड में उसका डॉलर सबको चाहिए। वर्ल्ड में ट्रेड करना है किसी को तो डॉलर चाहिए। वर्ल्ड में ट्रेड करना है तो डॉलर चाहिए। आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बाहर में आप बेच रहे हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज में कुछ आप सामान कुछ बेच रहे हैं जो बाहर जा रहा है, आपके देश से एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट अगर आपका कम है और इंपोर्ट अगर ज़्यादा है, तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड बिगड़ता है। तो क्या होगा? डॉलर, आप मतलब अगर एक्सपोर्ट आप ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा? डॉलर आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, और डॉलर आपके यहाँ कम आ रहा है, तो डॉलर का स्टॉक आपके यहाँ कम हो जाएगा।
तो आप कुछ भी अगर आप खरीदना चाहते हैं, जो जरूरत की चीज है, जो आपको इसेंशियली आपको बाहर से लाना है, तो वो चीज का कमी आपको हो जाएगा। जैसे कि तेल है, कोई कंट्री के पास बहुत सारा चीज है। जब भारत जैसा देश है, जो 85% जो तेल की अपनी जरूरत है, तेल और गैस की जरूरत है, वो बाहर से ही जरूरत उसको पूरा करना पड़ता है। और खाड़ी के देशों से ही बहुत बड़ी मात्रा में उसकी जरूरत पूरी होती है। तो उसको डॉलर चाहिए। इसलिए भारत को, ये मतलब कौन सा सरकार है, कि चंद्रशेखर की सरकार थी, कि मनमोहन सिंह की सरकार थी, कि नरसिम्हा राव की सरकार थी, कि अभी मोदी की सरकार थी, कि किसकी सरकार थी या नहीं है, जिसकी भी सरकार हो, हर किसी की सरकार को डॉलर की जरूरत पड़ती है। और डॉलर की जो जरूरत जहां से पूरी होगी, उसके अनुसार उनको जो है इस तरह की नीतियां बनानी पड़ेगी। जैसे, और अगर इस तरह की नीतियां नहीं बनाएगी, तो उनको कुछ डिस्ट्रेस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे कि चंद्रशेखर की जो सरकार हुई, उस समय में गोल्ड को जो है गिरवी रखना पड़ा। गोल्ड को गिरवी रख करके डॉलर खरीदना पड़ा। तो हाहाकार मच गया कि भाई गोल्ड को गिरवी रखना पड़ा। लेकिन आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब होगा, तो गोल्ड को गिरवी रखना पड़ेगा। फिर क्या हुआ कि भाई यहाँ पे इंडिया में जो बड़े बड़े इंडस्ट्री थी, उनको सुविधा दिया कि स्पेशल एक्सपोर्ट इकोनॉमिक जोन दिया गया, जिसमें उनको कौड़ी के भाव से जमीन दिया गया, या तरह तरह की टैक्स में छूट दी गई, उनको सस्ता क्रेडिट दिया गया, कि किसी तरह से आप जो है ऐसा काम कीजिए जिससे कि एक्सपोर्ट बढ़े, और एक्सपोर्ट बढ़ करके हमको ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर प्राप्त हो। इस तरह की नीतियां बनाई गई, जिस नीतियों के एवज में बहुत सारे इंडस्ट्रीज घरानों को फायदा भी पहुंचाया गया, और गलत फायदा भी वो लोग लिए। लेकिन इसके पीछे एक उद्देश्य ये भी था कि ऐसा काम किया जाए, इस तरह की नीति बनाई जाए, जिससे कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर प्राप्त किया जाए। तो सिक्के के दोनों पहलू होती है, उस तरह की चीज़ें बनाई गई। ये मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम में की गई। अभी इधर के दिनों में मोदी जी जब आए, उस समय में बोला गया कि मोदी जी ने ऐसा नीति लागू किया कि विदेशी मुद्रा भंडार बहुत बढ़े। लेकिन वो अभी एक्सपोज हो गया। हुआ ये कि जो हमारा आईटी सेक्टर काफी उन्नति किया, इन्फोसिस, विप्रो, सारा पूरे वर्ल्ड में इंडियन जो इंडियन जो आईटी सेक्टर है उसकी धाक जमी। बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा काम किया, और भी सेक्टर अच्छे काम किए। तो इंडियन इंडस्ट्री में बाहर के जो एफडीआई और एफआई का बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ। तो डॉलर में सबने इन्वेस्टमेंट किया, तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बड़ा अच्छा भर गया। भारत कुल हो गया। जो भी आ, आप इंपोर्ट कर रहे थे, उसको बिल चुकाने के लिए आपके पास डॉलर है, डॉलर आप चुका रहे थे, कुल थे आप। बोला गया कि देखो, मोदी जी ने ऐसा पॉलिसी बनाया कि जो है डॉलर बहुत, भारतीय मुद्रा भंडार इतना भर गया। लेकिन अब भी जो हुआ, जिसमें कि हमारी जो आईटी सेक्टर है, वो वहाँ पर एआई के, ये कहा जाता है कि एआई पे उन लोगों ने काम कुछ कम किया। और बाहर में इन लोगों ने कम किया ही नहीं किया, दूसरा काम कर ही रहे थे, लेकिन बाहर में एआई पे जो काम कर रहे हैं, उनका जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन है ज़्यादा हो गया। तो पैसा उठा उठा के वहाँ पे जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसा अ, इल्जाम लगाते हैं कि भारतीय सरकार पर यह इल्जाम लग गया कि सरकार जो है सिर्फ एक दो इंडस्ट्रियल घराना, सिर्फ उनको ही ज़्यादा ध्यान दे रही है, बाकी इंडस्ट्री को ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए भी ये सब सोच करके इस तरह का कुछ परसेप्शन, एक निगेटिव परसेप्शन बन गया।
जिससे भी बहुत सारे एफडीआई और एफआई का इन्वेस्टमेंट यहाँ से उठ रहा है। लोग उठा उठा के बाहर ले जा रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, सारा जो डॉलर का यहाँ पे जो खजाना था, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट था, वो काफी कम हो गया। तो इसके कारण परेशानी हो गया। और अभी हाल के दिनों में ही भारत को, रिजर्व बैंक को डॉलर को खरीदने के लिए सोना बेचना सोना बेचना पड़ा। और डॉलर और एफडीआई आए और एफआईआई में सुधार हो, इन्वेस्टमेंट बढ़े, इसके लिए सरकार ने कई मेजर्स लिए। आरबीआई ने अभी 5 6 7 मेजर्स लिए हैं ताकि डॉलर हमारे पास आए। एक इसका और भी जो आ, डॉलर की हमें ज़्यादा ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि ये जो वार का सिचुएशन हो गया ईरान में, हॉर्मुज बंद हो गया, या वहाँ से तेल और जहाज, तेल जो है वो महंगे हो गए, 1.5 गुना महंगा हो गया। तेल नहीं आ रहा है तो, और हर जगह पे तेल की कीमतें बढ़ गई, जिससे ज़्यादा ज़्यादा डॉलर की हमको ज़रूरत पड़ गई। तो उससे भी डॉलर का डिप्लीशन हो गया हमारा। तो ये भी समस्या आ गई। तो सारी समस्या मिला करके डॉलर का समस्या बढ़ गया आज के डेट में। तो ये है डॉलर का समस्या। और इससे जो आज की सरकार, जो आज से 10 साल पहले लोग उसका पीठ थपथपा रहे थे कि डॉलर डॉलर का मुद्रा भंडार बहुत बढ़ा दिए, आज वो एक्सपोज हो गया। अब कोई नहीं बोल रहा है कि मोदी जी के कारण डॉलर घट गया। वैश्विक व्यवस्था है ऐसी। ये ग्लोबल कैपिटलिज्म जो आज अंतरिंग जी बोल रहे थे, ग्लोबल कैपिटलिज्म की ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण इस तरह की चीजें बन जाती हैं। भारत के पास कुछ लोग बोलते हैं कि आ, रूस है, जैसे रसिया है, वो रुपया के बदले तेल देने को तैयार है। लेकिन अमेरिका बहुत दादागिरी करता है, और वो उसको टैबू लगा देता है कि नहीं, आप इससे ज़्यादा तेल नहीं ले सकते हैं। ईरान जो है वो भी बोलता है आप रुपया में तेल ले लीजिए। लेकिन उसमें वहाँ पर भी बोलता है कि आप अमेरिकन दादागिरी। फिर लोग बोलते हैं कि आप अमेरिकन दादागिरी को क्यों बर्दाश्त करते हैं। तो वहाँ पर भी ग्लोबल कैपिटलिज्म की बात है कि अमेरिका के साथ इनका इंडिया का ट्रेड है। और ट्रेड में ऐसा है कि भारत अमेरिका में निर्यात ज़्यादा करता है और आयात कम करता है, मतलब वहाँ से भारी मात्रा में डॉलर आता है। तो उस चीज को आर्थिक नीतिक रूप से भारत डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, नहीं तो डॉलर इसको और भी कम मिलेगा। इस कारण से आर्थिक मजबूरी के कारण बहुत बार अमेरिका के दादागिरी को भारत को मानना पड़ता है। इस चीज को बहुत लोग बोलते हैं कि मोदी कंप्रोमाइज कर दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो नहीं, ऐसा है कि मोदी जी कुछ ऐसा कर दिए थे 10 साल पहले कि भारत का मुद्रा भंडार बढ़ गया था। नहीं, ऐसा कुछ है कि उनके कारण ही मुद्रा भंडार घट गया। और नहीं ऐसा कुछ है कि वो अमेरिका के सामने वो झुक गए। ये ग्लोबल कैपिटलिज्म का ऐसा ताना बाना है कि ये जो थर्ड वर्ल्ड की जो कंट्रीज है, उसको ये लोग दबा के रखते हैं, और उनके सामने जो है चलना बहुत मुश्किल है। बहुत ये बहुत बड़ा एक एक्सप्लॉयटेशन का चक्रव्यूह है, इसको समझने की जरूरत है। और इसके कारण भारत में जो तेल का और गैस का समस्या है, और इसके कारण जो अ, तेल गैस का भी दाम जो बढ़ेगा, और बढ़ने के कारण
ये सब तरह के ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है बढ़ेंगी, और सभी चीज़ों का दाम बढ़ेगा। बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो तेल और गैस के ऊपर जो निर्भर थे, वो सारे इंडस्ट्री ऑलरेडी स्लो डाउन हो गए हैं, कोई बंद हो गए हैं। उसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, हो रहा है, उसका भी दुष्प्रभाव हमको इकोनॉमी में देखना पड़ेगा, देखना पड़ रहा है। तो उसको भी कोई ये राजनेता नहीं कर रहे। हाँ, ये है कि इस तरह का जो समस्या है, इस समस्या को, तो ये समस्या कोई जो निर्भरता है, ऊर्जा की जो निर्भरता है, ये डॉलर का जो निर्भरता है, इसके ऊपर एक ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक सिस्टम या ऑल्टरनेटिव कुछ के बारे में संज्ञान पहले से लेना चाहिए था, जिसको नहीं लिया कोई लोग। आज 70 साल 100 साल से, जैसे कि अभी बोला कि 37,000 करोड़ रुपया दिया गया कि कोयला से गैस बनाया जाए। तो ये अब लिया गया है, जबकि अब गैस का कतर से आना मुश्किल हो गया। तो हम जो कतर के गैस के ऊपर जो हम निर्भर थे अभी तक, तो हमारे पास कोयला से गैस जो बनने की प्रक्रिया जो होती है, हमारे इंडिजीनियस चीज़ें प्राप्त थी हमारे पास, उसके ऊपर हम लोग को पहले से उस पर काम करना चाहिए था। भी एनर्जी में हम लोग को बहुत जल्दी जल्दी हम लोग के यहाँ थोरियम हमारे पास बहुत है, तो थोरियम से भी एनर्जी बनाने का प्रक्रिया को बहुत तेज करके अभी इन्वेंशन किया गया आगे। तो उसको भी हम लोग पहले कर लिए होते, उसके आधार पर बिजली की संयंत्र बना लिए होते, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग मान लीजिए दूसरे चीज़ से बना रहे हैं, तो वहाँ पर इंडिपेंडेंसी कम हो जाती, या कुछ और सोचना बड़ा होता है कि गल्फ देश के अलावा एनर्जी हम कैसे कैसे ले सकते हैं, या अल्टरनेटिव जो भी, और अ, तेल के अलावा गैस के अलावा जिस सोर्स से हम बढ़ा और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था हम लोगों को, हम लोग नहीं बढ़ाए। तो आज इस चीज़ को भी, अभी जो हम लोग को प्रॉब्लम हुआ है, इसे सोच करके हम लोग को और एक लेना पड़ेगा। और प्रोत जो बोलता है कि जो भी आपका लोकली जो आपके पास संसाधन है, उस संसाधन का आप इस्तेमाल करके आप एक अल्टरनेटिव इकोनॉमिक सिस्टम खड़ा कीजिए। तो उसका यही प्रमाण है। या आप जो है एनर्जी आपको चाहिए, तो आप कतर कुवैत गल्फ से न लेकर के, आपके पास जो आसपास एनर्जी की सुविधा है, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट कीजिए। आप 60 70 साल से सोए हुए हैं, तो आज समस्या आया है, तो आज बहुत भीषण हो गया है। प्रौध का सिद्धांत यहाँ पर इस चीज को, उस चीज को, ये जो आज डॉलर की समस्या है, हालांकि ग्लोबल कैपिटलिज्म दबा के रखा है और आपको बाध्य करता है कि आप उसका डॉलर का जो चक्रव्यूह है उससे आप न निकल पाए। लेकिन जब आपको एनर्जी की जरूरत ही, आप अब इंडिजीनियसली पूरा कर लेंगे आप, तो आपको उतना डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगा, जिसकी आप एक लॉन्ग टर्म में प्लानिंग करके आप इंडिजीनियसली आप एनर्जी की जरूरत को पूरा कर सकते थे। लेकिन उस तरह की सोच नहीं है। यहाँ पर तो ये सोच है कि जो चीज़ जहाँ सस्ता मिलता है, जो चीज़ वहाँ मिल रहा है, वहाँ से ले आओ और काम चला लो। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। प्रौध इसलिए प्रौध की बात लोगों को जानना चाहिए कि जो अ, हमारा लोकली जो संसाधन है, उस संसाधन को यूज करके हमको सब चीज़ को प्राप्त करना चाहिए। उस तरह से जो हम मान लीजिए एक्सपोर्ट में भी, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जो हम करते हैं, इंपोर्ट को भी हमको घटाना चाहिए, और चीज़ों को अपने यहाँ ज़्यादा बनाना चाहिए, और उन्हीं चीज़ों का कंजम्पशन हमको बढ़ाना चाहिए जो हम अपने यहाँ
प्रोड्यूस करते हैं, जो हमको इंपोर्ट करके प्रोड्यूस करना पड़ता है, उन चीज़ों को घटाना चाहिए। इससे भी हमको डॉलर की ज़रूरत या विदेशी मुद्रा की ज़रूरत कम होगी। तो इस नीति प्रौत के इस नीति को भी अगर हम अपनाएंगे तो अभी जो समस्या है ये विदेशी मुद्रा की, उस समस्या से भी हम लोग धीरे धीरे निजात पाएंगे। लॉन्ग टर्म में इसकी एक, जैसे हम लोग एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किए, और जो इंडस्ट्रीज को सस्ता जमीन दिए, क्रेडिट दिए, और डिफरेंट तरह का फैसिलिटी दे करके एक्सपोर्ट को बढ़ाने का कोशिश किए, उसी तरह से एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके या प्लानिंग किया जा सकता है कि किस तरह से हम इंपोर्ट को घटाएं और अपना जो है प्रोडक्शन आगे बढ़ाएं, और हमारा जो लोकल संसाधन है, लोकल प्रोडक्शन को आगे बढ़ाएं। तो उसे लोकली जो है, वो ब्रॉड के सिद्धांत के अनुसार लोकल जो लोग को है ज़्यादा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, और हम लोग को बाहर विदेशी मुद्रा पर डिपेंडेंसी भी कम होगी। तो ये की समस्या है, इस पे अभी ये चर्चा हो रही थी, तो इस पे विचार है एक। ठीक है दादा। तो जी, तो ये एक ये है कि इसमें आपने सॉल्यूशन दिया लोकल रिसोर्सेज का। तो हम्म। लोकल रिसोर्सेज छोटे लेवल पे तो हो जाता है, जैसे किलोवाट लेवल पे। मेगावाट में थोड़ा बहुत एनर्जी जो अभी तक जो है इन्वेंशंस, हाँ, कि वो सोलर एनर्जी से या विंड मिल से होता है थोड़ा। लेकिन आपने जो आज बात बोला, लोकल रिसोर्सेज मतलब क्या, जो कोल का गैस है उससे होगा, तो उसमें क्या आपको पॉसिबिलिटी दिख रहा है? ये शॉर्ट में भी एंड लास्ट में बता दीजिए। नहीं, सरकार इसमें इन्वॉल्व होगी ना। जो इस तरह का ऑल्टरनेटिव जब योजना लिया जाएगा, तो सरकार, जैसे 37,000 करोड़ अभी सरकार ने एलोकेट एलोकेट किया है कोल 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 पर रिलेटेड जो है, गैस के लिए। तो सरकार इस तरह से धीरे धीरे एलोकेट करेगी फंड, और उस पर रिसर्च डेवलपमेंट करके, और उसको कमर्शलाइज भी तो करेगी। मतलब ये जो फंड बना, मान लो 37,000 करोड़ जो है, तो ये कोई वेलफेयर फंड नहीं है। तो इसका 37,000 करोड़ पर रिसर्च डेवलपमेंट करके और कॉमर्शलाइज करके, फिर इसके बाद इसको इस गैस जो निर्माण होगा, इसको बेचेगी सरकार। तो फिर फंड और आगे जनरेट भी होगा इससे। तो इस तरह के प्लानिंग लेकर के सरकार कमर्शलाइज करके और आगे बढ़ेगी, और मैंने सोचेगी कि हाँ, कैसे ये जो गैस और तेल पर डिपेंडेंसी है, कैसे कम किया जाएगा। ये धीरे धीरे करेगी, प्राप्त करेगी इसको। इसमें प्राउड कैसे स्टार्ट इनिशिएट कैसे कर सकता है? आपने बोला आइडिया के रूप में तो है, लेकिन प्राउडिस्टों को आपका क्या मैसेज है? प्राउड, कैसे वही इनिशिएट मतलब करने के लिए? प्राउड की एक सिद्धांत है ना, कि जो लोकल आपका रिसोर्सेज है, हैं, उसके ऊपर आपको डिपेंडेंसी होनी चाहिए। तो आप जैसे मान लीजिए कि कोई भी सोशियो इकोनॉमिक एरिया में है आपका, तो वहाँ पर मान लीजिए तेल नहीं है आपका। मान लीजिए आपका झारखंड है, तेलंगाना है, और आपका बिहार है, ये सब जो एरिया है, जैसे झारखंड है, तो झारखंड में आपका जो कोल है, तेल नहीं है वहाँ। तो आप, लेकिन आप तेल तेल से रिलेटेड जो चीज़ है, आप कुवैत से तेल मंगा करके आप वहाँ का एनर्जी का जरूरत पूरा कर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आपका जो कोल रिलेटेड जो है, वहाँ से आपका जो एनर्जी का जो जरूरत है, वो कोल रिलेटेड आप चीज़ से डेवलप करके वहाँ का एनर्जी का जरूरत को पूरा कर लीजिए, इस तरह से। और जहाँ पर वो चीज़ नहीं है, कोल कोल जहाँ नहीं है, वहाँ दूसरा कुछ है, जहाँ विंड विंड एनर्जी हुआ या फिर सोलर एनर्जी हुआ, उससे कोशिश कीजिए कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। कुछ नहीं है तो आ, इस तरह से मतलब सोचना पड़ेगा आपको, हर जगह पे सोचना पड़ेगा कि आपका जो एनर्जी जो ज़रूरत है, आपका कैसे कम से कम डिपेंडेंसी, फॉरेन जो
रिसोर्सेज है उसके ऊपर कम हो। तो जैसे ये सब हम्म। प्रॉब्लम जब हुआ तो उसमें आपको समस्या कम आए, इस तरह से हो। हम्म। यहाँ पे तो जैसे अभी तो थोरियम थोरियम जो है, थोरियम थोरियम से रिलेटेड पावर प्लांट बन जाए तो थोरियम यहाँ काफी है यहाँ पे। है। यूरेनियम से रिलेटेड पावर पॉइंट बनाने से यूरेनियम बाहर से महंगा मिलता है हम लोग को। और तो उसके बदले थोरियम रिलेटेड जो है उसका रिसर्च अभी हुआ है काफी। थोड़ा सा और होने के बाद वहाँ से उसके रिलेटेड पावर पॉइंट प्लांट बन सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। यही है अभी बाकी। ये सब चीजें हैं, लेकिन ये थोरियम जो न्यूक्लियर एनर्जी है, उसका हाँ। तो रेडियो एक्टिविटी का तो हजार्ड बहुत ज्यादा है ना। उसको उसका ऑल्टरनेटिव पर ही काम करना पड़ेगा। तो वो एक चीज है जिसको देखा जा सकता है। आपका एक सुझाव अच्छा है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर लेंगे, अपने जो अवेलेबल लोकल रिसोर्सेज यूज लोकल करेंगे। लोकल जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको यूज हम्म। करके जो एनर्जी के लिए जो विदेशियों पे आश्रित है उसकी उस डिपेंडेंसी को कम करना चाहिए। मतलब इससे आप डॉलर वाला जो बात उठाए थे, हाँ, उसे डॉलर तो पे डिपेंडेंसी भी डॉलर्स का डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। हाँ, कम हो गई। और इंपोर्ट वाले में हम लोग लोकल प्रोडक्ट्स जितने भी हम हाँ लोग प्रोडक्शन करेंगे, हाँ हाँ तो हमें इंपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, कम पड़ेगी उसमें भी। इसमें इसमें थोड़ा सा लास्ट एक क्वेश्चन है, हम्म कि जो प्रोडक्शन फॉर कंजम्पशन का बात है, कि मान लीजिए एक प्राउड एक सोशियो इकोनॉमिक जोन पे डेवलपमेंट की बात करता है। हम्म तो एक सोशियो इकोनॉमिक जोन जिसका कि इकोनॉमिक पोटेंशियलिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कॉमन हो, जिसका जोग्राफिकल फीचर और कल्चर लिगेसी कॉमन हो, उस सोशियो इकोनॉमिक जोन में उसकी डेवलपमेंट की बात करता है प्राउड की। तो वहां पर जो मान लीजिए प्रोडक्शन होगा, तो कई प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स हो जाए मान लीजिए, तो हम्म। फिर वो कंजम्पशन बाहर भी जो मतलब बाहर के सोशियो इकोनॉमिक जोन में भी वो भेज सकता है क्या, कि सिर्फ उसी सोशियो इकोनॉमिक जोन में होगा? क्योंकि जैसा आपने बोला इंपोर्ट नहीं करना है, तो अगर इंपोर्ट हम नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे दूसरे ये में, देश की नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में दूसरे सोशियो इकोनॉमिक जोन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं, वो ये तो और तो फ्री ट्रेड पे विश्वास करता है एकदम से। लेकिन जो पहले जो प्रोडक्शन होगा उसको, उस प्रोडक्शन को सबसे पहले लोकली ही बेचने की कोशिश की जाएगी। और जितना बिक जाए, जितना कंज्यूम हो जाए। और उसके बाद जो है दूसरे सोशो इकोनॉमिक जोन में भी और दूसरे देश में भी तो बेचने का अलाउड तो है। ठीक लेकिन है। पहले जो है वो अभिषेक। उसको पहले कोशिश की जाएगी कि वो कंज्यूम हो जाए लोकली। और उसमें बहुत सारी बातें हैं जिसमें कि जैसे पीपुल्स इकोनॉमी जब में ये बात है कि उस तरह की वस्तुएं बनाई जाएं जो लोकली कंज्यूम हो जाए पीपुल्स इकोनॉमी में। लेकिन अगर पीपुल्स इकोनॉमी से ऊपर बात करेंगे तो बहुत बार जो है ऐसा भी प्रोडक्ट है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा कहीं और भी बिक जाए, उस तरह की वस्तुएं बनाई जा सकती है। लेकिन पीपुल्स पीपल्स इकोनॉमी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, या मतलब वो पीपल्स इकोनॉमी तो डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी हुआ ना, मतलब डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी पर बेस्ड रहेगा ना। पीपल्स डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी और डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी तो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमिक सिस्टम हो गया। लेकिन जो पीपल्स इकोनॉमी है वो एक डिस्ट्रेस्ड इकोनॉमी से हम जब समाज को उठाना चाहते हैं और वहां पर जब हम एक इकोनॉमिक सिस्टम को लागू करना चाहते हैं तो उसको हम पीपल्स इकोनॉमी हम कहते हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें हम यह नहीं देखते हैं कि कोऑपरेटिव हम लागू कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर लागू कर रहे हैं। और जैसे डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी में भी हम किसी भी ये जो जो एक इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसमें हम उसको मिनिमम प्रॉफिट में लेके चलते हैं हर समय। मिनिमम प्रॉफिट 10-15% प्रॉफिट में ही लेके चलते हैं।
लेकिन जब पीपुल्स इकोनॉमी में हम लेके चलते हैं तो इंडस्ट्री को शॉर्ट टर्म मतलब 6 महीना के लिए हम उसको घाटे में भी चलाते हैं, ताकि जो इंडस्ट्री है उसके अंदर जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे। तो ये पीपल्स इकोनॉमी थोड़ा डिफरेंटली डिफाइंड है, हम्म। डिफरेंटली डिफाइंड है। डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी के अंदर जैसे मान लीजिए कपड़ा का इंडस्ट्री है, तो उसमें हम जो है ऐसा डिजाइन करेंगे कि हमको कम से कम 10-15% प्रॉफिट में हमारा इंडस्ट्री चले, डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी में, और वो चलता रहे हर समय। लेकिन अगर पीपल्स इकोनॉमी हम बनाए हुए हैं, मतलब कि वहां पर अभी इकोनॉमी बहुत ही डिस्ट्रेस सिचुएशन में है, अभी एकदम बहुत स्थिति खराब है, वहां पर हमारा उद्देश्य है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे, खाना पीना दे, रोजगार दे। तब वहां पर सरकार फंडिंग करेगी और डेफिसिट फाइनेंसिंग में चलेगी। अगर इंडस्ट्री घाटे में भी चल रही है फिर भी 10% 20% उसको फंडिंग करेगी और बोलेगी नहीं आप जो है इंडस्ट्री चलाते रहिए, ताकि लोगों को रोजगार मिलता रहे। तो पीपल्स इकोनॉमी और डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी सिस्टम में ये डिफरेंस है। अच्छा। ये है तो इसका अभी का तो अभी तो सारा चीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी है। तो पीपल्स इकोनॉमी एक उटोपियन स्थिति वाले में है अभी। इसको स्टार्ट करने के लिए एक लंबा काम है, लंबा आंदोलन है। क्योंकि एफडीआई को ही पहले अभी हम लोग रोक नहीं सकते, उनको तो एफडीआई कर रहे हैं तब जाकर उनको फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है फॉरेन का। तो अभी आपको लगता है कि नहीं, ये ये सब चीज ये जो क्या? एफडीआई और एफआईआई ये सब जो आ रहे हैं, ये सारे आ रहे हैं। ये लोग ये सब जो बड़े बड़े जो घराने हैं, ब्लू चिप कंपनियां हैं, जो बड़े बड़ा सैकड़ों लाखों, सैकड़ों नहीं लाखों, सैकड़ों हजारों, कम से कम 1000 करोड़ की जो कंपनियां हैं, सिर्फ उन्हीं कंपनियों में इनका इन्वेस्टमेंट आ रहा है। बाकी जो इकोनॉमी की जो दूसरे सेक्टर से उसको कोई मतलब नहीं है। तो पीपुल्स इकोनॉमी तो से जो दूर दूर तक का इन लोगों को कोई वास्ता नहीं है। तो ये सब जो पीपुल्स इकोनॉमी की जो बातें हैं इसको तो लोग जानते भी नहीं है। तो ये तो प्राउटिस्ट लोग का भी को खुद जानना है और जनवाना है, और इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम को लागू करवाना है। इसमें तो उनका कोई मतलब ही नहीं है, उनका एफआई और एफडीआई का उसको इसमें का कोई मतलब ही नहीं है। कोई किसी तरह का इंडस्ट्री को भी इसमें कोई मतलब नहीं है। ये तो प्योरली जो है ये प्रोटिस्ट का आंदोलन है, जिसको कि इस तरह की इकोनॉमिक सिस्टम लागू करवाने का कोशिश करना है। ठीक बात है। तो बहुत अच्छा रहा। अभिषेक जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं तो मैं अभी तक तो ठीक है। तो बहुत अच्छा रहा निरंजन, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम लोग ये बात करते रहेंगे। और आप लोग सभी प्राउडिस्ट व्यूअर्स और बाकी अब जो भी प्राउड को समझना चाहते हैं, उन सब से निवेदन है कि आप लोग इस हमारी जो इश्यूज हैं उस पर आप लोग चर्चा में शामिल हों। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग रेज करें। और इस तरह से हम लोग हर हर सप्ताह आपके साथ हमारे इस निरंजन जी के पॉडकास्ट और बाकी भी हमारे प्रोटेस्टों के इश्यूज को लेकर हम लोग आगे आते रहेंगे। और अगले इशू में हम लोग हमारे अभिषेक अग्रवाल जी ने कुछ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की इश्यूज को रेज किया है। तो हम लोग आ रहे हैं उस इश्यूज को भी लेकर के। और तब तक ये विषय जो ग्लोबल कैपिटलिज्म का जो विषय है, अभी जो करंट सिनेरियो है उसके उसके ऊपर हमारी सीरीज जारी रहेगी। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू नमस्कार। निरंजन। नमस्कार। थैंक यू। तो एक मिनट, जरा रिकॉर्डिंग ऑफ कर।